दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 18 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़। इस शो में आपको दिखाएंगे अमेरिका का यमन पर बहुत बड़ा हमला, 38 लोग हलाक, 100 से ज़्यादा जख्मी। हुथीस ने भी दिया जवाब, इसराइल पर किया मिसाइल फायर, सेंट्रल इसराइल में बजने लगे सायरन। फुल होस्टेज डील के लिए हमास बिल्कुल तैयार, नेतन्याहू पर सियासी ड्रामे का लगाया इल्जाम। गजा के टेंट कैंप्स पर इसराइल का बड़ा हमला, 40 फलस्तीनी जिंदा चले। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का बोल्ड बयान, गजा सीज फायर और 2 स्टेट सॉल्यूशन की डिमांड। और ईरान सऊदी अरब के ताल्लुकात में आया नया दौर, सऊदी डिफेंस मिनिस्टर की आयतुल्लाह खामेनेई से हुई मुलाकात, दिया शाह सलमान का पैगाम, खामेनेई बोले भाई हैं हम। बहुत बहुत खैर मकदम है आप सभी का। आज मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो नहीं आ पाया, मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ लाए हैं हम। यमन पर अमेरिका के तबाहकुन हवाई हमले हुए हैं, 38 लोग हलाक हुए हैं, 102 जख्मी हुए हैं जब तक मैं खबर पढ़ रहा हूं। अमेरिका ने यमन के रास ईसा ऑयल पोर्ट पर इतना शदीद हमला किया कि अब तक कम अज कम 38 लोगों की जान जाने की खबर है, 102 अफराद जख्मी हुए हैं। यह अपने आप में जान के माल के एतबार से बड़ा हमला है। हुथीस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला हाल के दिनों का सबसे बड़ा और सबसे खूंरेज अमेरिकी अटैक माना जा रहा है। हुथीस से एफिलिएटेड अल मसीरा टीवी ने बताया है कि जुमेरात की रात को किए गए इस हमले ने रास ईसा पोर्ट को निशाना बनाया, जहां से यमन का एक बड़ा ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क गुजरता है। यानी यह हुथीस की कमर तोड़ने के लिए किया गया हमला था। खुद अमेरिका ने भी इसे कबूल किया। यूएस की सेंट्रल कमांड जो आर्मी की है, उसने कहा है कि उनका मकसद हुथीस के इकोनॉमिक सोर्सेस को कमजोर करना था। लेकिन ग्राउंड से आने वाली तस्वीरें और वीडियोस कुछ और ही कह रही हैं दोस्तों। रात के अंधेरे में आग के धमाके, जली हुई बॉडीज और इस बंदरगाह पर काम करने वाले लोगों के जख्मों से भरपूर तस्वीरें ये बता रही हैं कि सिविलियंस भी निशाना बने हैं और बड़ी तादाद में या तो मारे गए हैं या फिर जख्मी हुए हैं। यमन के हुथीस कंट्रोल वाले एरियाज का रास ईसा पोर्ट या रास ईसा बंदरगाह यमन का एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां से 70% से ज्यादा इंपोर्ट और 80% ह्यूमैनिटेरियन मदद गुजरती है। इस पे हमला सिर्फ मिलिट्री टारगेट नहीं बल्कि सिविलियन लाइफलाइन पर भी डायरेक्ट वार है। यह हमला उस सिलसिले का हिस्सा है जिसमें अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे हुकूमत के बाद से हुथीस के खिलाफ सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चला रखा है। इससे पहले भी मार्च में 2 दिन के हमलों में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हलाक हुए थे, बल्कि जख्मी तो कई और हुए थे। 50 से ज्यादा लोग हलाक हो गए थे यमन में। यमन के लिए यह सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं है बल्कि इंसानी और इखलाकी नुकसान का नया बाब भी है। ये खबर अभी और डेवलप हो सकती है, लिहाजा हम आपको बाद में भी अपडेट करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है, इसीलिए हमने इसे सबसे पहले लेना लाजिम समझा। यमन पर हुए इन हमलों के बावजूद हुथीस ने इसराइल पर मिसाइल दाग दी और कहा कि हमने डायरेक्ट टारगेट को अचीव किया है। यह आज सुबह हुआ। अमेरिका ने रात के अंधेरे में हमले किए, ये सुबह हुआ, दिन के उजाले में हमला हुआ इसराइल पर। वीडियोस में देखा गया और सुना भी गया कि सेंट्रल इसराइल और अल कुद्स में हर तरफ, जेरूसलम में हर तरफ सायरन बज रहे थे और लोग शेल्टर्स में छुपने के लिए भाग रहे थे। आईडीएफ के जो नक्शे दिए गए, खबरों में मैप्स दिए गए, उनमें पूरा सेंट्रल इसराइल खतरे में दिखाया गया, लाल डॉट्स। हालांकि इसराइली मिलिट्री ने जुमे की सुबह को ही दावा कर दिया कि उसने यमन से दागी गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया है। या सारी का इस बाबत अभी तक कोई बयान नहीं आया है। यह मिसाइल हुथीस की तरफ से लॉन्च हुई थी, जो पहले भी कई मर्तबा इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं। इसराइल आर्मी ने टेलीग्राम पर यह बताया कि कुछ देर पहले इसराइल के कई इलाकों में सायरन्स बजे, उसके बाद यमन से आने वाली एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया, हवा से ही गिरा दिया गया। एरियल डिफेंस सिस्टम को फौरन एक्टिवेट कर दिया गया था, यह आईडीएफ का कहना है। यह लेटेस्ट डेवलपमेंट उस बेचैन सूरत हाल का दोस्तों हिस्सा है जो गजा वॉर के बाद पूरे रीजन में फैल गई है, जहां हुथीस बार बार इसराइल को टारगेट कर रहे हैं, कभी ड्रोन से कभी मिसाइल से। अब हमास से जुड़ी एक बड़ी खबर, हमने रात आपसे कहा था हमास का जवाब कभी भी आ सकता है, आ गया है सीज फायर पर जवाब। हमास का कहना है कि वो फौरन मुकम्मल होस्टेज एक्सचेंज डील के लिए तैयार है, फौरन तैयार है, कभी भी कर लो, जिसके तहत डिमांड की गई है कि सब इजरायली होस्टेजेस के बदले में एक तयशुदा तादाद में इजरायली जेलों में कैद फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास की तरफ से डिमांड की गई है। गजा में हमास के लीडर खलील अल हय्या सबसे सीनियर लीडर्स में से अब यही हैं। खलील अल हय्या ने एक टेलीवाइज स्पीच में कहा
کہ ہم انٹرم یا پارشل ٹروز ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم 54 یا 58 والا سیز فائر نہیں کریں گے، اپن کو پورا روپیہ چاہیے۔ خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ نیتن یاہو اور اس کی حکومت ان چھوٹی ڈیلز کو اپنا سیاسی ایجنڈا چھپانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، جس کا مقصد غزہ میں جنگ، بھوک اور تباہی جاری رکھنا ہے، چاہے اس کے لیے اپنے ہوسٹیجز بھی قربان کر دینے پڑیں۔ حماس نے قطر اور ایجپٹ کے درمیان کیے گئے ایک نئے پروپوزل کو ایکسپٹ کر لیا ہے، جس میں پہلے کچھ ہوسٹیجز کی رہائی ہوگی اور کچھ فلسطینی قیدیوں کی ریلیز شامل ہے، اور بعد میں سیکنڈ فیز میں وار کا خاتمہ، اس جنگ کا مکمل طور پر خاتمہ اور اسرائیلی فوجیوں کا غزہ کی زمین سے پوری طرح نکلنا شامل ہے۔ تو یہ قطر اور ایجپٹ والا جو پروپوزل تھا وہ حماس نے مان لیا ہے، لیکن جو اسرائیل نے پروپوزل بھیجا تھا کہ سب کو ایک ساتھ چھوڑو، وہ نہیں مانا ہے۔ اب کیا ہوگا نہیں پتا، لیکن حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایسی کاؤنٹر آفر دی ہے جو ناممکن شرائط پر مبنی ہے۔ منڈے کو قاہرہ میں جو نئے راؤنڈ کی بات چیت ہوئی وہ بھی کسی ترقی کے بغیر ختم ہو گئی۔ دوستو، حماس پورے ہوسٹیجز کے بدلے میں ایک فل پرزنر سویپ ڈیل اور جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اسرائیل کی ڈیمانڈز ان ریئلسٹک ہیں، سچ کی زمین سے، حقیقت کی زمین سے کوسوں دور ہیں۔ وہ ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو ہمارے لیے تو کیا کسی اور کے لیے بھی ماننا جائز نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اب غزہ کی صورتحال سن لیجئے، دھیان سے سنیے گا۔ ظلم کی انتہا پار ہو چکی ہے، آئی ڈی ایف کا ایک اور حیوانی حملہ ہوا ہے۔ خان یونس میں پھر سے قیامت برپی ہے، یہ غزہ کا حال ہے۔ اسرائیلی ایئر اسٹرائکس نے ریفیوجی ٹینٹ کیمپس کو نشانہ بنایا، جہاں کم از کم 40 فلسطینی زندہ جلا دیے گئے یا جل گئے۔ غزہ کی سول ڈیفنس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ساؤتھ خان یونس کے المواسی ایریا میں 2 اسرائیلی میزائلز نے عورتوں اور بچوں سے بھرے ٹینٹس کو اڑا دیا، عورتوں اور بچوں سے بھرے ٹینٹس کو۔ اب یاد رکھیے گا، یو این کی وہ رپورٹ جو 200 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں دوبارہ جنگ شروع ہونے میں، اس میں 36 ایئر اسٹرائک میں صرف عورتیں اور بچے مارے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ غزہ کا مستقبل صاف کیا جا رہا ہے۔ غزہ کی سول ڈیفنس کے مطابق 2 میزائلز نے ٹینٹ کو سیدھا ٹارگٹ کیا، جس میں کم از کم 16 لوگ شہید ہوئے، زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے، 23 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کا یہ نیا آفنسو پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور دنیا اب تک خاموش ہے۔ تازہ اپڈیٹس یہ ہیں کہ اس حملے کے بعد اسرائیل نے پھر سے غزہ پر شدید حملے کیے ہیں۔ یہ حملہ ہو جانے کے بعد پھر سے حملے کیے ہیں، جن کی میں آپ کو اپڈیٹس دے رہا ہوں، یہ تھوڑی دیر میں ہیڈ لائن بن جائیں گی۔ اسرائیلی اپاچے ہیلی کاپٹر نے غزہ سٹی کے مشرقی علاقوں پر فائرنگ کی، جبکہ اسرائیلی ٹینکس نے جنوبی غزہ کے القرارہ ٹاؤن پر گولی باری کی ہے۔ مغازی ریفیوجی کیمپ جو کہ سینٹرل غزہ پر آتا ہے وہاں پر بھی ایئر اسٹرائکس کی گئی ہیں۔ ادھر یو این ورلڈ فوڈ پروگرام میں بہت بڑی وارننگ دی ہے۔ یو این ورلڈ فوڈ پروگرام، یونائٹڈ نیشن کا جو فوڈ پروگرام ہے، جو لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، جنگ زدہ علاقوں کے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے جو ایک باڈی چلتی ہے، اس نے کہا ہے کہ غزہ میں خوراک کا اسٹاک ختم ہو رہا ہے، روٹی ایک ختم ہو رہی ہے، 1 ملین سے زیادہ، ہم 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مدد دینا جاری نہیں رکھ سکتے، جبکہ غزہ میں آبادی 20 لاکھ سے زیادہ اب بھی موجود ہے۔ یہ بے بسی بہت ڈرانے والی ہے یو این کی۔ فلسطین کا مدعا پوری دنیا میں مضبوط ہو رہا ہے۔ کینیڈا کے پرائم منسٹر کا تازہ بیان سن لیجئے۔ کینیڈا کے پرائم منسٹر مارک کارنی کا غزہ کے لیے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ پرائم منسٹر آف کینیڈا نے فوراً سیز فائر اور غزہ کا بلاکیٹ ختم کرنے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ ایک ڈیبیٹ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنا انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کر میکسیمم پریشر ڈالنا چاہیے اسرائیل پر، تاکہ غزہ میں فوراً سیز فائر ہو سکے۔ ایکس ٹویٹر پر کارنی نے ایک پوسٹ میں کہا، سب ہوسٹیجز کی رہائی ضروری ہے، غزہ کے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ہیومینیٹیرین مدد بھیجی جائے اور ایک پرماننٹ 2 اسٹیٹ سولوشن کا راستہ نکالا جائے، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوستو، 51,000 شہادتوں اور بھیانک تباہی کے باوجود اس جنگ نے دنیا بھر میں فلسطین کے حق کے لیے اور ایک آزاد ریاست کے لیے ایک ماحول تو تیار کر ہی دیا ہے۔ پھر بربادی چاہے جتنی ہوئی ہو، بربادی کا ہرجانہ بھر جائے گا، جانے کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر ایک آزاد فلسطین بن گیا تو نہ صرف فلسطین، نہ صرف فلسطینی، اسرائیلی، ایجپٹ، جارڈن، پورا ریجن ہمیشہ شاید سکون سے رہ سکے۔ اب بات
सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर की। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान नए दौर का आगाज हो रहा है। प्रिंस खालिद बिन सलमान ने आयतुल्लाह खामेनेई से मुलाकात की है। तेहरान में एक अहम डिप्लोमेटिक मौका देखने को मिला जब सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई से मुलाकात की। प्रिंस खालिद ने शाह सलमान, सऊदी अरब के शाह सलमान, किंग सलमान का एक ख़ास पैगाम खामेनेई को पहुंचाया, जिसे ईरान और सऊदी मीडिया ने कंफर्म किया कि जी, शाह सलमान ने पैगाम दिया था, आयतुल्लाह खामेनेई ने रिसीव कर लिया है। मुलाकात के दौरान खामेनेई ने दोनों ममालिक के बेहतरीन ताल्लुकात की हिमायत की और कहा, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात दोनों के लिए मुफीद होंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे को मुकम्मल कर सकते हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे को मुकम्मल कर सकते हैं। आज तो कई लोगों की छुरियां बर्छियां चल जाएंगी। दोनों मुल्क एक दूसरे को मुकम्मल कर सकते हैं, ये कहा है खामेनेई साहब ने। आयतुल्लाह खामेनेई ने यह भी कहा कि बेहतर है कि इस रीजन के भाई आपस में मिलकर काम करें बजाय दूसरों पर डिपेंड रहने के। ये पहली दफ़ा है कि खामेनेई ने किसी सऊदी ऑफिशियल को साल 2006 के बाद ऑफिशियली रिसीव किया है। क्या बदल गया 19 सालों में। तब उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस सऊद अल फैसल ने तेहरान का दौरा किया था। सऊदी न्यूज़ एजेंसी है SPA, इसके मुताबिक दोनों तरफ से ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया और कॉमन इंटरेस्ट का मामला जो था उसको भी डिस्कस किया गया, उस पर भी बात हुई। दोस्तों, क्या ये मुलाकात मिडिल ईस्ट में नए तहम्मुल का सिग्नल है? एक तरफ ईरान अमेरिका से मीटिंग कर रहा है, दूसरी तरफ खामेनेई भी सऊदी हुक्मरानों को भाई बताकर साथ काम करने को कह रहे हैं। ये उन पेड ट्रोल्स के लिए कितनी ख़राब बात होगी, कितनी दिल को तकलीफ़ देने वाली बात होगी, जो दिन भर एक की जय जय और दूसरे की लानत मलामत करते रहते हैं। मैं कहूँगा उन्हें डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स ईरान से सीखनी चाहिए। उन्हें आयतुल्लाह खामेनेई से सीखना चाहिए कि कैसे बात करनी है, क्या बोलना है। खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन और दूसरे वीडियोज़ आएंगे। जुमे में आज मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो नहीं आया, मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। जुमा थोड़ा सा पैक्ड रहता है, संडे को थोड़ा सा आराम चाहिए होता है, तो ये जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ होती है। वो लोग जो शो परमानेंटली देखते हैं वो जान लें कि बहुत जल्दी वापस उसी टाइम टेबल पर आने वाले हैं। सुबह 9 बजे शो, रात में 10 बजे शो और दोपहर से शाम के बीच एक शो। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।